हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? मोहित कुमार, नितिन वर्मा, विकास। मोहित कुमार कह रहे हैं कि मैं कार्यक्रम की सच्चाई जान चुका हूँ। कैसे सच्चाई जान चुके हो बेटा? क्या हो गया? क्या कर दिया आपके साथ कार्यक्रम में? अरे सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये तो छोड़ो, कहाँ गायब हो गई है मैम? मैम तो आपके सामने बेटा, कहाँ गायब हो गई है? गुड आफ्टरनून, राधे राधे, प्रशांत कश्यप, जतिन कुमार, राहुल, मोहम्मद, अनुष। मैम यू आर लेट। अरे अनुष कह रहे हैं आप लेट हैं। कहाँ लेट हैं हम? 1 बज के 2 मिनट हुए। हाँ, कहाँ से लेट है मैम? सही है बेटा, तुम बहुत एकदम है ना, तुम एकदम चलाओ मैम को सेकंड के हिसाब से। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या होता है किसने दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल 2 टाइप की होती है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो सेल्स प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो सेल होती है ये कैसे कैसे बनी होती है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब हमें पढ़ने हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम जब किसी सेल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक सेल दिखाई, ये वाली। तो हम जब सेल में बाहर से अंदर आते हैं तो सेल के बाहर आपको कवरिंग दिखती है। क्या दिखती है आपको? कवरिंग दिखती है, यानी कि जिसको हम आवरण बोलते हैं। राइट, ध्यान से सुनना, जब हम किसी सेल को बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो सेल की कवरिंग दिखती है हमें। कवरिंग का मतलब होता है सेल के बाहर लेयर दिखती है आपको। तो लिखो कोशिका की कवरिंग, ठीक है, यानी कि कोशिका के आवरण। 2 तरीके से कवर लगा हुआ होता है सेल के ऊपर, कोशिका के आवरण। अब ये कौन कौन से आवरण हैं जो आपको सेल के बाहर देखने को मिलेंगे? तो बच्चों, एक सेल के बाहर दिखता है आपको सेल वॉल, 2 लेयर। कवर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इस मार्कर के बाहर एक थैली लगा दी, तो बेटा मार्कर अंदर है, थैली बाहर है, तो कवर हो गया मार्कर का, है ना? तो क्या आप बताओगे? सेल कवरिंग में एक दिखता है सेल का लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, हम कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। और दूसरी जो सेल की कवरिंग हमें दिखेगी उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। बहुत दिनों से बच्चा पूछ रहा था ना हम ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, मैंने कहा था सही समय आने पर आपको पढ़ाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। 2 तरीके की हमें सेल्स के बाहर लेयर यानी परत देखने को मिलती है और ये परतें मिलकर क्या बनाती हैं? ये परतें मिलाकर सेल का कवर देने का काम करती है। अब कौन कौन सी 2 लेयर? एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। वॉल का मतलब होता है दीवार, भित्ति, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ठीक है, अब ये सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बच्चों, सेल वॉल जो होता है वो किसी भी सेल का सबसे आउटर लेयर है। आउटर का मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहर में आपको जो दिखेगा उस परत को आप क्या बोलोगे? सेल वॉल बोलोगे, कोशिका की सबसे बाहर वाली लेयर बोलोगे। जबकि बच्चों, जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल्स जिनमें सेल वॉल होता है तो सेल वॉल बाहर रहेगा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन रहेगा। कैसे? अब ध्यान से, आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है ना, फंगस में सेल वॉल होता है, एल्गीज में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ये सब हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये सेल वॉल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या काम करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, और इन दोनों में डिफरेंस हमें पता चलना चाहिए कि क्या होता है बेटा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है। तो आओ, एक नंबर पे आप लिखोगे सेल वॉल। इससे 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे और यही एग्जाम में आते हैं। चलिए नंबर 1 पे हम लिखेंगे सेल वॉल। मोहित कुमार, आप, मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, आपने कैरियर में तो पैसा दिया, आपने मैडम के अकाउंट में पैसा नहीं डाला है, तो आप प्लीज मेरे से कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपको कैरियर से प्रॉब्लम है, आप कैरियर की टेक्निकल टीम को फोन कीजिए, आप उनको बोलिए मेरे को फालतू क्लास में बकवास करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप उनको फोन कीजिए, अपना रिफंड मांगिए, क्लास का माहौल काम करो। कौन कह रहा है 2 क्लास छूट चुकी है तो कैसे पढ़ा रहे हो आप? बेटा अपने बैच में जाके देख, 2 क्लास पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है? खुद पढ़ने लिखने वाले होने के लिए कुछ पता है नहीं। आ जाओ, सेल वॉल में पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर का मतलब हो गया ये सबसे बाहरी परत है। और बच्चों, ये जो सेल वॉल होता है ये कौन कौन से सेल्स में होता है, कौन कौन से सेल्स में नहीं होता है? आपको याद होगा मैंने कहा था सेल वॉल कौन कौन से सेल में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का मतलब होता है बच्चों जीवाणु कोशिका, तो आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होगा या नहीं होगा। आप कहोगे मैम बिल्कुल होगा, है ना? तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। जीवाणुओं की कोशिका में सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा सुनो, ये प्लांट सेल में भी होती है। प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में भी सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये पाया जाएगा। उसके बाद तीसरा लिखो, अगर आपने कोई एल्गी सेल निकाली है, कोई शैवाल की कोशिका निकाली है, तो शैवाल की कोशिका में भी आपको सेल वॉल विजिबल होगा, सेल वॉल आपको दिखेगा, जी मैम प्रेजेंट होगा। उसके बाद आप लिखेंगे फंगी यानी कवक या फफूंद, जो कवक की सेल होती है, कवक की कोशिका होती है, उसके बाहर भी आपको सेल वॉल दिखेगा, कोशिका भित्ति दिखेगा, तो इसमें भी आपको लिखना है प्रेजेंट, पाई जाती है। जबकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप कोई एनिमल सेल लोगे या हम कोई ह्यूमन सेल लेंगे, यानी कि मनुष्य की कोशिका या जंतु कोशिका लेंगे, तो उसके बाहर हमें क्या नहीं मिलती है? उसके बाहर हमें सेल वॉल नहीं मिलती है, यानी कि कोशिका भित्ति उसमें नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगी कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, या फिर एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, या फिर फंगी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। ये सब आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है जी मैम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सी सेल है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो सेल वॉल है इसकी डिस्कवरी किसने की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। और इससे पहले अपन ने ये वैज्ञानिक का नाम पहले भी पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा और क्या किया था याद है आपको? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछे सेल वॉल की खोज किसने की, कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तब भी आप क्या करके आओगे? रॉबर्ट हुक ने। बात ये आती है कि मैम इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, क्या काम करती है? क्योंकि बच्चों ये जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर है, तो इसका काम क्या होगा? शेप देना, साइज देना, प्रोटेक्शन देना। इसका काम होता है कोशिका को सुरक्षा देना, आकार देना, आकृति देना। तो आप लिख लो इट गिव्स शेप साइज एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। इसका कार्य क्या होता है? यह है कोशिका को आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है, आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि प्लांट के सेल में और हमारी सेल में एक डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे? मैम प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि हमारी सेल, हम क्या है, एनिमल या ह्यूमन है, तो हम लोगों में सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो मैंने
आपको आज पहला डिफरेंस पढ़ा दिया कि प्लांट की सेल हमारी सेल से अलग क्यों है, प्लांट इतने रिजिड कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट की सेल के बाहर सबसे बाहर वाली लेयर कौन सा होता है, सेल वॉल होता है। मैम दिखाइए, तो इस फोटो में देखिए बच्चों, ये है सेल वॉल, ये एक प्लांट की सेल है, ये पेड़ पौधों की कोशिका है, और इसमें सबसे बाहर वाली ये वाली जो लेयर है, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये कोशिका भित्ति है। पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे जी मैम बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। और पता है यहां से ना एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, किसकी सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बैक्टीरियल सेल वॉल, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति को कलर कर दिया जाता है, एक स्टेन यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति को रंग देने के लिए, कलर देने के लिए क्या करते हैं, उसकी कोशिका भित्ति को एक डाई से रंग देते हैं, जिसको ग्राम स्टेन डाई कहते हैं। कौन सी डाई कहते हैं, ग्राम स्टेन डाई। डाई का मतलब होता है सूचक, जो अलग अलग चीज में अलग अलग कलर दे। हिंदी में सेम नाम है बेटा, इसको हिंदी में ग्राम स्टेन सूचक बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को कौन सी डाई से रंगा जाता है, ग्राम स्टेन डाई से। और जैसे ही बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर ये डाई यूज करते हैं, तो अगर प्लांट की जो सेल वॉल है वो होगी पर्पल कलर की, पर्पल का मतलब होता है बैंगनी कलर की होगी, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर प्लांट की सेल वॉल पिंक कलर यानी गुलाबी कलर की होगी, तो उन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे, तो उसकी सेल वॉल के ऊपर क्या डाल दिया जाता है, उसकी सेल वॉल के ऊपर एक डाई यूज करते हैं, जो डाई यूज करते हैं उसको ग्राम स्टेन डाई कहते हैं। और ग्राम स्टेन डाई जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर डाला, तो उसकी सेल वॉल का कलर हो गया बैंगनी, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं हम। और अगर पिंक कलर की होगी तो उन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहते हैं। अब मैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किस कलर की दिखाई देती है ग्राम स्टेन डाई यूज करने पर, तो आपका आंसर होगा बैंगनी कलर। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जब हम क्या ग्राम स्टेन डाई यूज करते हैं, तो उनकी सेल वॉल, उनकी कोशिका भित्ति किस कलर की दिखाई देती है, आप कहोगे पिंक कलर की, गुलाबी कलर। ये सेल वॉल क्या होता है, किसमें किसका बना हुआ होता है, मैंने बता दिया है, और किस किस में होता है, किस में नहीं होता है, क्या काम करते हैं। इसका काम होता है सुरक्षा देना, साइज यानी कि आकार देना और आकृति मेंटेन करने का काम करते हैं। ये होता है सेल वॉल। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो दो नंबर पे दूसरी कवरिंग, एक नंबर हमने सेल वॉल को दे दिया, तो दूसरा नंबर हम देंगे सेल मेम्ब्रेन को। बच्चों सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम भी होता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, इसी का दूसरा नाम है, इसे कोशिका झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो। हिंदी में इसके दो नाम है, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं हम, और इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। दोनों ही सेम बात है बेटा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों इसी के नाम है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वो सुनो। सेल वॉल के अंदर की तरफ वाली जो लेयर होगी उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। सेल वॉल बाहर हो गया, उसके अंदर वाली जो लेयर होगी उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे आ जाओ मैं आपको दिखाती हूं, ये वाला आपका प्लांट सेल है, जी मैम है। इस प्लांट सेल में सबसे बाहर कौन सी होगी, ये बाहर वाली तो सेल वॉल है, इसके अंदर वाली ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, आपसे पूछे सबसे बाहर वाली कौन सी है और अंदर वाली कौन सी है, तब आपको आंसर कैसे करना। तो क्या लिखोगे बेटा, जब हम बात करते हैं कि ये क्या है, इट इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर का मतलब होता है अंदर वाली, इट इज द इनर मेम्ब्रेन या लेयर ऑफ प्लांट सेल, ऑफ प्लांट सेल। तो लिखो पादप कोशिकाओं की अंदर वाली झिल्ली है, पादप कोशिकाओं की अंदर वाली झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिकाओं की अंदर वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है, अंदर वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। अब मुझे ये बताओ, एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है, हमारी सेल है, हम एनिमल किंगडम में आते हैं, ह्यूमन सेल या जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल तो होता नहीं, तो हमारी सेल के बाहर क्या है, एक ही लेयर है, वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमारी सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो मैं क्या लिखूंगी, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, ऑफ एनिमल, या मैं ह्यूमन सेल लिखूं, जहां जहां एनिमल लिखूंगी उसका मतलब ह्यूमंस इंक्लूडेड। तो लिख दो, यह है जंतु कोशिका या मनुष्य की कोशिका की बाहर वाली झिल्ली है, यह जंतु कोशिका की बाहर वाली झिल्ली है, कि बाहरी झिल्ली है। तो प्यारे बच्चों, आपको प्लांट सेल में और हमारी सेल में क्या एक और डिफरेंस पता लग गया क्या, कि मैम प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल, अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट की सेल में इस तरीके से दो लेयर होंगी बेटा, ऐसे दो लेयर, ये वाला सेल वॉल होगा, ये वाला सेल मेम्ब्रेन होगा, बाहर वाला सेल वॉल, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन होगा। जबकि हमारी सेल्स में आप कहोगे सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो कौन सी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लांट और एनिमल की सेल में आपको दो डिफरेंस पता लग गए हैं। आगे मैं आपको करवा के 10 से 12 डिफरेंस बताऊंगी हमारी और प्लांट की सेल अलग अलग क्यों, ठीक है। ये सारी दो आपको पता लग गया, अपने माइंड में याद करते जाना। जी मैम। अब बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो तीसरे पॉइंट पे लिखो, इट इज ए बाई लेयर स्ट्रक्चर। अब बाई लेयर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, यह दो परतों से मिली हुई संरचना है। इसमें दो परत होती है बेटा, कैसे होती है अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो लिख दो, यह दोहरी परत वाली संरचना है या दोहरी झिल्ली वाली, दोहरी परत वाली संरचना है। इसका मतलब हो गया बेटा कि इसमें दो लेयर होंगे, दो लेयर। कैसे, तो चलिए आपको फोटो दिखाते हैं। ये बाई लेयर दो परतों से मिलकर बनी होती है, ये देखो, ये एक परत है, हाँ जी मैम, ये दूसरी परत है, हाँ जी मैम। ये दोनों परत मिलकर क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन बनाती है, कोशिका झिल्ली बनाती है। तो आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर पूछता है कि सेल की कौन सी लेयर है जो दो झिल्लियों से बनी हुई होती है, जो बाई लेयर है। और बाई लेयर का मतलब दो झिल्लियां हैं, सेल वॉल में सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, एक ही लेयर होती है, इसमें दो लेयर है, एक दो दोनों लेयर मिलकर क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन बनाती है, कोशिका झिल्ली बनाती है। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर जितनी भी सारी सेल्स होती है उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता ही होता है। सेल वॉल तो प्लांट एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल में नहीं होती है, लेकिन जितनी भी सेल्स है, चाहे वो बैक्टीरिया की, चाहे वो कवक की, चाहे वो शैवाल की, चाहे वो हमारी, सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन हमेशा और हमेशा होता ही होता है।
तो लिख दो क्या करता है ये, किसकी बनी हुई होती है। अगर ये है तो किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी, तो लिखिए इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स इसका मेन कंपोनेंट होता है। लिपिड्स आप जानते हैं ऐसे लिपिड्स जिसके आगे फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो, फॉस्फोर जुड़ा हुआ हो, उसे हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो लिख दो यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। एग्जाम में आता है सेल का कौन सा हिस्सा है जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, तो फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। सब में अलग नहीं होगी, बैक्टीरिया में अलग नहीं होगी, हमारी अलग नहीं होगी। जहां जहां सेल मेम्ब्रेन होगी वो हमेशा और हमेशा किसकी बनी हुई होगी? वो हमेशा और हमेशा फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होगी। फॉस्फोलिपिड्स क्या होती हैं? ऐसी लिपिड्स जिस लिपिड्स के आगे फॉस्फेट या फॉस्फोरस जुड़ा हुआ होता है, उसे हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आ गई हो? जी। अब बच्चों लिपिड्स आपने सुना होगा तेल और घी में लिपिड होता है, फैट होता है ना। और तेल और घी को जब आप एक कटोरी पानी के अंदर आप एक बूंद तेल की डाल देते हैं तो बेटा क्या वो पानी के अंदर घुल जाती है? नहीं घुलती है ना, पानी के ऊपर तैरती है। इसका मतलब वो पानी से दूर भागती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस फोटो में देखो क्या क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक होता है ऐसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, हेड का मतलब होता है सिर भाग। और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं टेल पार्ट, और टेल का मतलब होता है पूंछ भाग। हेड और पूंछ दो लेयर है, देखो एक लेयर दो लेयर, दोनों लेयर के बीच में क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल इन दोनों परतों के बीच में ऐसे लगे हुए होते हैं कि ये ऊपर वाला उसका हेड वाला पार्ट होता है और नीचे वाला उसका टेल वाला भाग होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है प्यार करना, हाइड्रो का मतलब पानी। जो चीज पानी में घुल जाती है उसको हम हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं, और जो चीज पानी से दूर भागती है उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर लगना, दूर भागना। तो बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उसका कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है और कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है? तो ये हेड वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? ये जल में घुलनशील है, ये पानी से प्यार करता है बच्चों, ये पानी के अंदर घुल जाता है, ये वाटर सॉल्युबल है ये। जबकि ये जो टेल वाला भाग होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल में घुलता नहीं है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। ये लिखा हुआ है सेम बात। देखो हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोशिका झिल्ली का कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है? तो क्या करके आओगे? सिर वाला भाग पानी में घुलता है इसलिए हाइड्रोफिलिक है, और जो पूंछ वाला भाग है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, जल में अघुलनशील होता है, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये पानी से दूर भागता है, ये पानी से दूर भागता है। बात समझ में आ गई? ये हेड और टेल वाला पॉइंट आप लिख लोगे? जी मैम लिख लोगे। अब बात ये आती है कि मैम सेल वॉल ने तो क्या काम किया था? सेल वॉल ने साइज दे दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करने से पहले, इसका काम जानने से पहले आपको इसका नेचर जानना पड़ेगा। इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? सेल मेम्ब्रेन नेचर से कैसी होती है बेटा? नेचर से होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी प्रकृति कैसी है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली मानी जाती है बच्चों। हिंदी में लिखो ये क्या है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब है यहाँ पे आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तीन चीजें होती हैं, आप वोकैबुलरी में इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? एक होता है परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य, आर पार। जैसे मान लो एक मेम्ब्रेन है, ये परमिएबल है, तो यहाँ पे जितनी सारी चीजें होंगी वो इसको पार करके इधर चली जाएंगी, तो इसे हम परमिएबल कहते हैं। एक होता है सेमी परमिएबल, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही यहाँ से यहाँ पहुंच पाएंगे, सारे पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होता है इम्परमिएबल, आर पार बिल्कुल ना जा पाए, बिल्कुल कुछ भी मॉलिक्यूल आर पार ना जा पाए। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि इस झिल्ली से सेलेक्टिव पार्टिकल्स यानी कि कुछ चयनात्मक अणु होते हैं जो इसको पार कर पाते हैं। सेलेक्टिव पार्टिकल्स यानी कि चयनात्मक अणुओं का ये चयन करती है कि सेल के अंदर से बाहर क्या जाना है और बाहर से अंदर क्या आना है। कैसे? नहीं समझ में आया? सुनो, मान लो ये सेल है, ठीक है, इस सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है। जी मैम, अब हमारी सेल के अंदर खाना पानी सब कुछ जाता है कि नहीं जाता है? आप बताओ। सेल के पास सब कुछ जाता है, ग्लूकोज पानी विटामिन सब जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये ना सिलेक्शन करती है कि कौन सा है पार्टिकल जो अंदर आएगा, यानी कि ये बाहर कोई पार्टिकल है, इसको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, इसका सिलेक्शन कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। या मान लो हमारी सेल के अंदर कुछ भी खराब चीज है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इसको यहां से बाहर कर देगी। तो बेटा इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। यह कोशिकाओं के अंदर से बाहर जाने वाले और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण बना के रखती है। ये सेमी परमिएबल होती है नेचर से। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? कोशिकाओं की उस परत का नाम बताओ, उस कवर का नाम बताओ, उस आवरण का नाम बताओ जो नेचर से अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो वहां पे सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अब इसका फंक्शन लिखो बेटा, इसका फंक्शन लिखिए, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिखिए, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, इनसाइड टू outside the cell, outside the cell, and outside to inside the cell, and outside to inside the cell. यह कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले, लिखो हिंदी में, यह कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले अणुओं, कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले अणुओं और बाहर से अंदर आने वाले, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर, अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण बनाए रखती है, पर नियंत्रण बनाए रखती है। सेल के अंदर क्या आएगा बाहर से, और बाहर से अंदर क्या आएगा और अंदर से बाहर क्या जाएगा, ये डिसाइड करती है बेटा कि कोई खराब चीज सेल के अंदर ना जाए और कोई अच्छी चीज जो है वो सेल के अंदर से बाहर ना चली जाए। ठीक है।
फंक्शन पूछे है ना। अब बच्चों कुछ आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। आइए इसी सेल मेम्ब्रेन की, इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था। इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है, उस मॉडल को क्या कहते हैं। देखो एक मॉडल प्रपोज किया गया था और उस मॉडल को कहते क्या है, सेल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था जिस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। हिंदी में इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल में क्या बताया गया था, मैं आपको बस समझा रही हूं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, एग्जामिनर एक तो क्वेश्चन ये पूछता है। अब इस मॉडल में क्या किया था, दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। उन्होंने कहा कि जैसे हम सैंडविच की सैंडविच बनाते हैं, आप सैंडविच कैसे बनाते हो, सैंडविच में दो ब्रेड लगाते हो है ना, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में आप उसमें टमाटर प्याज है ना, पत्ता गोभी ये सब आप डालते हो, मेयोनीज डालते हो, नमक डालते हो, ऐसे बनता है सैंडविच। जी ना, ठीक ऐसे ही सैंडविच के जैसे ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें ऐसे दो मेम्ब्रेन होती है, एक और दो, और बीच में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए होते हैं। ऐसे जैसे सैंडविच होता है ठीक वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। मान लो ये सैंडविच की दो ब्रेड है और ये बीच में जो भी आप सब्जी ऑब्जेक्ट काट के डालते हो वो, तो इसी को हम कहते हैं क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया था, एग्जामिनर पूछता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, तो करके आओगे बेटा सिंगर एंड निकोलसन। वैज्ञानिकों के नाम सिर्फ इंग्लिश में याद करने हैं आपको क्योंकि सेम होते हैं हिंदी और इंग्लिश। सिंगर एंड निकोलसन ये दो वैज्ञानिक थे बच्चों जिन्होंने ये मॉडल बताया था कि ऐसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब इसे सबसे पहले देखा किसने, इसको ऑब्जर्व किसने किया कि सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, तो लिखो इट इज ऑब्जर्व्ड बाय। ऑब्जर्व का मतलब होता है बेटा इसको देखना, कि किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले देखा किसने कि भैया सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, ये देखा किसने, तो ये ग्रेंडल नाम के वैज्ञानिक हैं। ग्रेंडल नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कौन सी सेल्स में देखा था, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। हमारे खून में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं, क्योंकि आरबीसी एक सेल है तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा। जी हाँ मैम, है ना, होगा जी मैम। तो उसी सेल आरबीसी के बाहर इन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा। अब डिस्कवरी किसने की, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसकी खोज के लिए कौन से दो साइंटिस्ट हैं जो फेमस हैं, तो प्यारे बच्चों इसकी खोज की गई थी क्रैमर एंड नगेली के द्वारा। क्रैमर प्लस नगेली ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। ग्रेंडल ने सिर्फ देखा था, इन दोनों ने खोजा, फिर इन दोनों ने इसकी स्ट्रक्चर बताने के लिए कि कैसे बनी हुई होती है उसके लिए एक मॉडल दिया था जिस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझिए, आगे मेरी बात समझिए जी मैम। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन सुनो कैसे आते हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है, आंसर करो। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका हाइड्रोफोबिक हिस्सा कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन का हाइड्रोफिलिक हिस्सा कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को समझने के लिए किसने मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल दिया था, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा, कौन सी सेल में देखा, और सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की। ये लो, इतने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो आपको पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है मुझे अच्छे से पढ़ाओ बेटा, इससे अच्छे से पढ़ना है तो है ना। आगे बात समझ में, तो क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ गई मेरी बात जी ना। तो हम किसी सेल को जब बाहर से अंदर आते हैं देखते हुए तो आपको सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। हमारी सेल्स में सिर्फ एक मिलेगा वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट की सेल में ये दो मिलेंगे, सेल बाहर वाला सेल वॉल होगा, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन होगा। अब जब आप किसी सेल को देखोगे तो उस सेल के बीचों बीच आपको क्या दिखेगा, उसका ऐसा न्यूक्लियस दिखेगा, उसका केंद्रक दिखेगा। तो अब हमें देखना है कि क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कौन कौन से हिस्से हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। आइए जरा, सेल वॉल को 1 नंबर दे दिया, सेल मेम्ब्रेन को 2 नंबर दे दिया, नंबरिंग आप करते जाना। 3 नंबर पे लिखोगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को केमिस्ट्री में हिंदी में नाभिक कहते हैं और यहाँ पे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, केंद्रक कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस किसने खोजा, किसने देखा, ये सारी बातें आपको बताऊं। चलिए, क्या न्यूक्लियस मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब मुझे आप बताओ क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, जल्दी से बताओ। लिखोगे इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नाम ने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि प्यारे बच्चों अगर कोई यूकैरियोटिक सेल होगी, कोई यूकैरियोटिक कोशिका होगी, उसमें आपको वेल डिफाइंड एक क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्र नहीं होता और कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्र होता है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी मैम। बेटा जब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, आप स्टडी करते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में आप न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है कैरियोलॉजी। बेटा कैरियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप केंद्र के बारे में स्टडी करते हैं। जब आप बहुत सारे डिटेल में न्यूक्लियस को पढ़ोगे तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उसको कैरियोलॉजी कहते हैं, उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई जी। अगली बात, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज के लिए कौन से साइंटिस्ट को हम जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक मत कर देना बेटा, रॉबर्ट ब्राउन नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल के बीचों बीच एक बड़ा सा हिस्सा होता है, उसको हम केंद्र कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में जी मैम। अब सुनो, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, लिख दो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। आप जब किसी सेल को देखते हो ना बेटा, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा दिखता है, न्यूक्लियस। तो लिख दो यह कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, यह कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, का सबसे बड़ा हिस्सा है। एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि कोई भी सेल है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो आप क्या करके आओगे, सबसे बड़ा हिस्सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हां 1831 में कितनी, ईयर आपको याद नहीं रखना, ईयर नहीं रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अब बच्चों न्यूक्लियस के अदर नाम क्या है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस को सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इसके कुछ और नाम भी हैं। इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग होता है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन यहाँ है, इसके नीचे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, आगे बस ब्रेन जैसे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक ऐसे ही हमारी सेल्स में सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम। देखो हमारी ऐसे सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है। ये सब किसकी कमांड पे काम करते हैं, ये सब न्यूक्लियस की कमांड पे काम करते हैं बेटा। इन सबको मैसेज कौन भेजता है, केंद्र। तो ये जैसे हमारा ब्रेन है ना, ठीक है, सेल्स का ब्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल।
ये कंट्रोलर है किसी भी सेल का, ये कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। ये कंट्रोल करता है सेल को कि सेल में कौन से हिस्से में क्या चीज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कंट्रोलर है ये। इसी को बोलते हैं मैनेजर ऑफ सेल। जैसे कंपनी में मैनेजर होता है, वो कंपनी को मैनेज करता है ना, वैसे सेल में भी एक मैनेजर है और उसी मैनेजर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि मैम सेल का ब्रेन किसको कहते हैं, सेल का कंट्रोलर किसको कहते हैं, सेल का मैनेजर किसको बोलते हैं, सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना कौन सी ब्रांच कहलाती है, ये लोग जानते हैं। अब मैं आपको नोट डालकर एक बात लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बिलियंस ट्रिलियन सेल्स होती है हमारे बॉडी में, होती है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमारे बॉडी में एक सेल ऐसी होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और वो कौन सी सेल है, हमारे खून की रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। तो एग्जामिनर पूछता है ह्यूमन के बॉडी में उस सेल का नाम बताओ जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो लिख देना नोट डालकर। नोट का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लिख दो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन, या न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी, एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी। या आरबीसी का फुल फॉर्म लिखना है तो रेड ब्लड सेल्स लिखना। हिंदी में लिखो मानव की रक्त कोशिका में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है या केंद्रक नहीं पाया जाता। Incoming voice call from classmate. 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 लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसी धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। एक न्यूक्लियस के बीचों बीच ऐसे गेंद जैसा क्या दिखता है, न्यूक्लियोलस, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं, ये न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं। तो चलिए आइए लिखिएगा, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। केंद्रक के 4 हिस्से होते हैं या केंद्रक 4 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 1 पे बोलते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखो केंद्रक झिल्ली। प्यारे बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, वो झिल्ली जो केंद्रक के बाहर उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। अरे वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है। अरे नहीं भैया, सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर लगी हुई होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर होती है, ठीक है। दूसरा जो न्यूक्लियस का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 2 पे जो हिस्सा आएगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब केंद्र और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड द्रव। वो द्रव जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और तीसरा न्यूक्लियस के अंदर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्रोमेटिन। और नंबर 4 पे जो आता है न्यूक्लियस के बीचों बीच एक गेंद के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर बीचों बीच केंद्रिका होती है। ये 4 नाम आप याद कर लोगे जी मैम। ये चारों किसके हिस्से होते हैं, ये चारों हिस्से आपके न्यूक्लियस के हैं, आपके केंद्रक के हैं। अब बताते हैं आपको ये क्या होते हैं। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, इसको लिखने की कोई बात नहीं है, बस ये लिखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है केंद्र की झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की। इंग्लिश में लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन आप जैसे भी लिखो, उसकी बनी हुई होती है। काम क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन हो उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ये हमारे न्यूक्लियस को सुरक्षा देती है, तो इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देती है बेटा ये केंद्र को, ठीक है, सुरक्षा देती है आपके न्यूक्लियस को। पहला पॉइंट खत्म। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, उसका काम होता है सुरक्षा देना, खत्म। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो ये हमारी न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक तरल भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब एग्जाम में पूछते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या है, स्टार करके लिखो। इसमें पाया जाता है Incoming voice call from classmate. 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 क्रोमेटिन कहते हैं। और पता है इसी क्रोमेटिन से आगे चलकर बनता है डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। इन्हीं धागेनुमा संरचनाओं से आगे चलकर डीएनए और गुणसूत्र का निर्माण होता है, डीएनए और क्रोमोसोम्स बनते हैं। आप सभी ने क्या डीएनए और आरएनए का नाम पक्का सुना है जिंदगी में, ठीक है जी मैम। तो ये रहा आरएनए, ये रहा डीएनए। तो मैं ये कह सकती हूँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, क्या मैं ये कह सकती हूँ? मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। अब सुनो, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के बीचों बीच ऐसे गेंद के आकार की, और किस कलर की, डार्क पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का एक स्पॉट होता है बेटा, गहरे बैंगनी कलर का एक स्पॉट होता है, उसी को आप न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसी को आप केंद्रिका कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस सिर्फ और सिर्फ आपको विजिबल होता है, ये आपको सिर्फ दिखाई देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, कितनी बार बताया है मैंने, जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बनाती है तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपको तभी दिखाई देगा जब कोई सेल में सेल डिवीजन हो रहा होगा।
ठीक है, तो लिख दो यह भाग या यह हिस्सा केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। बेटा मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस में होता है ना। अब मैम अब आप मेरे क्वेश्चन का कुछ आंसर दे दो, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूं तो वो आंसर दे दो फटाफट से। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है तो आप क्या करके आओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं तो आप आंसर क्या करके आओगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए किस चीज से बनता है, न्यूक्लियस के क्रोमेटिन से। अगर मैं आपसे पूछूं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, क्रोमेटिन हिस्से से बनते हैं। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं न्यूक्लियस यानी केंद्र के उस हिस्से का नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, आंसर क्या करके आओगे, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। क्या मेरी बात समझ में आई? न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या है, उसके पास आरएनए है, उसके पास डीएनए है। इसका मतलब मैम हमें पढ़ना पड़ेगा डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। जी हाँ, बहुत बार आपने सुना है डीएनए आरएनए, अब आपको पता चलेगा एक्चुअल में डीएनए आरएनए होते क्या, कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में न्यूक्लियस में लिखोगे इन न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट। क्या लिखोगे, केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। हाँ जी, वो एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, नाम से ही क्लियर है। ये लो, ये डीएनए आरएनए क्या है, ये डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। वो एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 पे लिख देना डीएनए और नंबर 2 पे लिख देना आरएनए। क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, क्या काम करता है डीएनए, क्या काम करता है आरएनए। अरे आप समझ में आई मेरी बात, क्या पढ़ रहे हैं हम सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए, है ना। चलो आ जाओ, सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए इससे पहले मैं आपको डीएनए आरएनए की फोटो दिखाती हूं, फिर इनका फुल फॉर्म आपको बताती हूं। ये देखो, ये देखो, ये है प्यारे बच्चों डीएनए, ये डीएनए और ये है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म ही लिख लो। आओ, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज या राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही सही है। न्यूक्लिक एसिड हिंदी में सेम नाम है, बस एसिड की जगह अम्ल हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल। और प्यारे बच्चों आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आगे बस समझिए जी, कोई बड़ी टफ चीज नहीं है समझना। डीएनए और आरएनए कहां होते हैं, न्यूक्लियस में, इसलिए हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। खत्म। चलो अब सुनो, क्या डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं। मान में आना चाहिए डीएनए आरएनए बनते किससे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बनते किससे हैं, फिर आप इन दोनों में डिफरेंस बताओगे। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही किससे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। लिख दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, टाइड टाइड ही लिखना है, ठीक है, एस करके न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले क्या कि डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। अब बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, जब भी आप पॉली शब्द देखते हैं उसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पॉली शब्द का मतलब होता है हमेशा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। तो मैम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एनडीए का एक एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। क्या क्या चाहिए होती है, तो मैं लिख रही हूं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू सुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, हिंदी में लिखेंगे नाइट्रोजन युक्त क्षार, प्लस फॉस्फेट। ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं और जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। और डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हाँ जी, तो लिखिए न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है, शुगर यानी शर्करा। दूसरा लिखो नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस, और प्लस किससे बना हुआ होता है, फॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 3। क्या क्या चाहिए, आपके पास शुगर होनी चाहिए, आपके पास नाइट्रोजन युक्त क्षार, ऐसे बेस जिसके आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, और आपको फॉस्फेट चाहिए। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। जब ये तीनों चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से या तो बनेगा डीएनए या तो बनेगा आरएनए, या तो बनेगा डीएनए या तो बनेगा आरएनए। क्या मेरी बात समझ में आई, यस और नो बताओ। हाँ जी मैम समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है, फिर हमें देखना पड़ेगा डीएनए आरएनए में कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, फिर हमें भी देखना पड़ेगा डीएनए आरएनए में फॉस्फेट कहाँ होता है, फॉस्फेट कहाँ होता है। ठीक है, और ये चीज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आप सबने सुना है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है, ये सारी चीजें आपको कल समझ में आएंगी। और क्या करता है डीएनए, क्या करता है आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, ये कुछ शब्द होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। अब बताओ क्या आपको किसी भी तरीके का डाउट है आज की क्लास में, अब बताओ किसी भी तरीके का कोई डाउट है। चंद्रा कह रहे हैं मैं रोने लग जाऊंगा, आप डेली पीडीएफ क्यों नहीं देते, क्योंकि बेटा आपको जो मैं चीज बोर्ड पे लिखती हूँ वो नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई मिली है, तो अलग से मुझे क्लास की पीडीएफ देने की जरूरत नहीं मिलती है। इसलिए एक प्रॉपर पीडीएफ मैंने पूरा बायोलॉजी का इंग्लिश हिंदी में डलवा रखा है, तो मैं क्यों ये वाला पीडीएफ आपको दूं, सेम चीज तो उसमें लिखी हुई है, क्यों आप 2 बार मेहनत करना चाहते हैं। क्या आपको नोट्स नहीं मिले हैं बायोलॉजी के, बता दो आप कि नहीं मिले हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए होते क्या है।
गुड़िया कुमारी कह रही हैं आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम काजल है। आपको अभी तक मेरा नाम नहीं पता लगा? कोई पीडीएफ काम नहीं आती है बेटा, सिर्फ सेल्फ नोट्स। आप जब भी किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू सुनते हो कि आपने कैसे पढ़ाई की, तो वो कभी नहीं बोलते हैं मैंने फलाना टीचर के बोर्ड के नोट्स लिए थे, मैंने फलाना टीचर के नोट्स से पढ़ाई करी। नो, वो कहते हैं सेल्फ मेड नोट्स। और बाद में उनके खुद के बनाए हुए नोट्स हजारों लाख रुपए के बिकते भी हैं। जैसे आप याद करो टीना डाबी, आईएएस रैंक 1 आई थी जिनकी, है ना, उनके नोट्स कितने ज़्यादा वायरल हुए थे, याद है आपको? खुद के ही नोट्स आखिर में काम आते हैं। खुद से नोट्स बनाओगे उसका मुकाबला कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे आपसे कल। मैं अगर चाहूँ तो आपको ये सेम चीज़ कलरफुल नोट्स बना के एकदम पीपीटी से पढ़ा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं एक ऐसा टाइपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि जो मुझे ऐसा नोट्स एकदम तैयार किया हुआ एकदम प्रॉपर बना के देते कलरफुल पीपीटीज? क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं है ये? लेकिन मैं कभी इस ऑप्शन को नहीं एक्सेप्ट करने वाली हूँ। आप कभी नीट की कोचिंग में जाना, आप कभी आईआईटी की कोचिंग में जाना, आप कभी आईएएस आईपीएस आपकी ये जो आईएएस की कोचिंग में जाना, आप वहाँ पे टीचर जो होते हैं वो ठीक ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। वो पागल थोड़ी ना है वो टीचर। क्या वो लोग पीपीटी बनाने वाला एक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या मैं नहीं कर सकती? इसके पीछे का कारण है, आप किसी आईआईटी वाले टीचर का लेक्चरर का कभी लेक्चर देखना, यहाँ से बोर्ड पर लिखना शुरू करता है, यहाँ तक भर देता है, क्योंकि यहाँ पे सेट होता है बेटा। पीपीटीज की उनको जरूरत पड़ती है जिनको याद नहीं होता है चीज़ें, है ना? आई बात समझ में? मुझे सब कुछ यहाँ सेट है। आधी रात को भी नहीं उठा के पूछोगे ना, तभी मैं सही आंसर दूँगी। आई बात समझ में? मेरा मानना है कि जब मैं बोर्ड पे एक चीज़ लिख के पढ़ाती हूँ ना, तो आप ध्यान से समझते हो, सुनते हो। पीपीटी में तो कुछ गलती है क्या, यहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ। मैं उन चीज़ों की पीपीटी से पढ़ाती हूँ जिनको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को, है ना? ठीक है, आई मेरी बात समझ? इसलिए क्योंकि एक बार आप सुनते हो, एक बार आप लिखते हो ना, तो 3 बार एक बार में आपको याद हो जाता है। एक बार सुनोगे, एक बार मैम का बोर्ड पे देखोगे, एक बार अपने नोट से खुद देखोगे ना, तो कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? आईएएस वाले अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है, उन्हें रिवीजन करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो वो एक ही बार में लिख के याद करते हैं बेटा। आपको जब इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, सेल्फ नोट्स बना के, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। इसलिए कहती हूँ मैं, नहीं तो मुझे क्या मतलब है, मैं एक आईपीएस महीने का 50-60 हज़ार रुपये उसको दूंगी, इतनी सुंदर सुंदर पीपीटी बना के देगा। मेरा तो सिलेबस 90 घंटे में खत्म होता है, 40 में खत्म हो जाएगा मेरा। पीपीटी बनाते हो, मास्टर आपने देखा होगा, कोई भी हो जाए, मैं किसी को नहीं बता रही, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। अब आप बोलो मैम आप आउटडेटेड हो गई हैं, आपको नहीं पता है, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगी। अब बाकी आप जैसे भी आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है, पढ़िए, है ना? मैं हमेशा बच्चों को सेल्फ नोट्स बनाने के लिए मोटिवेट करती हूँ, हमेशा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, ये सब पढ़ लेंगे।